नमस्कार, मैं पवन प्रत्यय। अभी मैं पहुंचा हूं चमेला कुटीर, ये मुजफ्फरपुर के इलाके में है। और यहाँ जो है आप जैसा कि मेरे कैमरे के फ्लैशबैक में देख सकते हैं कि चमेला कुटीर का एक जो है बोर्ड लगा हुआ है। चमेला कुटीर को आप ऐसे जाने कि यह मानिका गांव है मुजफ्फरपुर ज़िले में। और इस गांव की जब चर्चा करें तो इस गांव की चर्चा के साथ ही सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ रहते हैं प्रखर समाजवादी सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा परिचय के मोहताज नहीं हैं और मैं परिचय इनका ऐसे करूं कि आप जब भी वादियों की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा का नाम लिए बिना आप नहीं रह सकते हैं। जेपी गांधी जी के साथ भी उन्होंने काम किया। और मेरे पास एक टेबल पे 8 खंडों में एक रचनावली की प्रतियां रखी हुई है। 8 खंडों की ये प्रतियां जो है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा रचनावली नाम से ये 8 खंडों की प्रति है, जिसमें इनके तमाम कामों का जिक्र है। और तमाम काम का जिक्र ही नहीं, ये गांव की सभ्यता संस्कृति, गांव का जो लोकाचार है, गांव के जो गीत संगीत हैं, उन तमाम चीज़ों को इस 8 खंडों में जो है समाहित किया गया है। तो हम सीधे चर्चा करते हैं और सच्चिदा बाबू से ही जानते हैं इनके काम के बारे में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सच्चिदा बाबू। और एक आपको बधाई भी कि पिछले दिनों आपका जो लेखन है, गंभीर चिंतन है, भाषण और वैचारिकी का संकलन है, वो 8 खंडों में आया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सीधे जो है रचनावली पे ही चलते हैं। 8 खंडों में जो विभक्त रचनावली है, सच्चिदानंद सिन्हा रचनावली, उसमें राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन, कला, संस्कृति, धर्म आदि गंभीर विषयों पर आपके समग्र लेखन चिंतन को समेटा गया है। आपकी दृष्टि इतनी व्यापक कैसे हुई, इस पे थोड़ा आप बताएं। दरअसल मैं बहुत कम उम्र से ही समाजवादी आंदोलन से जुड़ गया और समाजवादी आंदोलन की एक विशेषता रही है कि दूसरी राजनीतिक गतिविधियों से अलग समाजवादियों ने अपने हर काम को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की कोशिश की। खासतौर से कार्ल मार्क्स ने बहुत पूरे इतिहास की व्याख्या की एक तरह से, और उसी के संदर्भ में समाजवादी आंदोलन को समझने की कोशिश की। तो उसका प्रभाव हम लोगों को रहा। और उसके बाद भारत में होने की वजह से, या हम लोगों के समय की मांग थी कि गांधी को हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। गांधी के बारे में तो भारत के ही नहीं, दुनिया भर के जो बड़े विद्वान रहे हैं, चिंतक रहे हैं, उन लोगों ने माना है कि शायद संसार में इस तरह का बहुत कम व्यक्तित्व रहा होगा। शायद शॉ ने कहा था, लिखा गांधी के मृत्यु के बाद कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां इस पर विश्वास नहीं करेगी कि वास्तव में कोई इस तरह का आदमी इस धरती पर रहा होगा। तो गांधी का प्रभाव बहुत हुआ, फिर मार्क्स का प्रभाव। तो इन सब चीज़ों को समेटते हुए समाजवादी आंदोलन ने एक अपनी दिशा निर्धारित की थी और मैं उसी प्रभाव में समाजवादी आंदोलन में रहा। इतना ज़्यादा प्रभाव में रहा कि मैं पटना साइंस कॉलेज में BSc का विद्यार्थी था और अंत में लगा कि ये सब पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। तो एक रोज़ वो समय दिलचस्प है कि लेनिन के सेलेक्टेड वर्क्स के एक वॉल्यूम और कुछ एक दो कपड़े ले करके मैं वहाँ से निकल गया और अरगड़ा, हजारीबाग जिले में कोल माइंस का एरिया था, कोयला मजदूरों के बीच में मैंने काम करना शुरू किया। और उसके बाद से जो शुरुआत हुई, फिर यहाँ हजारीबाग में रहा साल भर। फिर उसके बाद मैं बम्बई चला गया और बम्बई में करीब 6 साल पूरा आंदोलन सक्रिय रहा। उसमें 2 साल मैंने खुद
खलासी का काम रेलवे के अंदर किया था। एक स्थिति हो गई तो मुझे लगा कि मुझे खुद अपनी आजीविका के लिए मजदूरी करना चाहिए, तो मैंने खलासी के करीब 2 साल काम किया। इस तरह से पूरा आंदोलन में ये व्यस्त रहा। 6 साल मुंबई में रहने के बाद फिर यहाँ आया, तो यहाँ उस समय किसान आंदोलन काफ़ी व्यापक हो गया था। तो और फिर कुछ घर परिवार की भी समस्याएं थी, तो यहाँ मनका में पहले पहल संभाला और करीब 56 से लेकर के 70 तक यहाँ पर किसान आंदोलन से जुड़ा रहा। फिर पारिवारिक समस्याओं से भी उलझता रहा। फिर उसके बाद 70 में फिर कुछ लिखने का कुछ प्रोजेक्ट था, लेकर के दिल्ली चला गया और फिर दिल्ली काफ़ी दिन 70 से लेकर के और फिर 18-19 साल फिर दिल्ली में रहा। उस बीच में कई पुस्तकें लिखी हमने जी। इस तरह से पूरा एक तरह से पूरा हमने आपको अपने जीवन का एक संक्षिप्त वृत्तांत बता दिया। तो एक आपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा है। सुना है आप फ्रेंच और जर्मन भी भाषाएं जानते हैं, तो आप एक अच्छे अनुवादक हैं। आपने अल्बेर कामू की रचनाओं का भी अनुवाद किया है। तो इसमें मेरा सवाल यह था आपसे कि आप विश्व साहित्य के सामने भारतीय साहित्य की क्या स्थिति देखते हैं? जी। विश्व साहित्य तो एक बहुत बड़ा विशाल ये है, बहुत बड़ी चीज़ है और भारतीय साहित्य का एक छोटा सा अंग है। भारतीय साहित्य का अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन आज की दुनिया में भारतीय साहित्य अपने को अलग थलग नहीं रख सकता था। तो एक समय के बाद भारतीय साहित्य में पश्चिमी प्रभाव, खासतौर से ऐसे तो वैश्विक प्रभाव आप कह सकते हैं, क्योंकि 19वीं शताब्दी के बाद तो दुनिया पर पश्चिमी सभ्यता का इतना गहरा ये प्रभाव था कि उसके बगैर कहीं भी कोई साहित्य का विकास नहीं हुआ। तो सभी प्रभावों को लेकर के भारतीय साहित्य का विकास होता रहा और हम लोगों ने भी कोशिश की कि जो भी हम लोगों का लेखन है समाजवादी आंदोलन के संबंध में ही, तो उसको बिल्कुल भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर ही नहीं रखें, बल्कि उसको जो वैश्विक साहित्य है समाजवादी साहित्य उसके साथ जुड़े। तो मैंने कोशिश की कि पूरी दुनिया में जो समाजवादी आंदोलन चल रहा था उन सब को जोड़ने की कोशिश की, और इसीलिए हमारी पहली पुस्तक है समाजवाद के बढ़ते चरण। तो उसमें मुख्य रूप से यही प्रयास है कि भारतीय समाजवादी आंदोलन को दुनिया भर में जो समाजवादी आंदोलन का विकास हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में रखा जाए और उसको समझने की कोशिश हो। उसके बाद कई पुस्तकें मैंने लिखी। एक बिल्कुल सैद्धांतिक ये था सोशलिज्म एंड पावर। तो उसमें मुझे लगा कि मैंने कोशिश की समझने की कि आखिर इतना बड़ा समाजवादी आंदोलन इतना बड़े उद्देश्यों को लेकर चला तो ध्वस्त क्यों होता गया। तो मुझे ऐसा लगा कि समाजवाद लाने के लिए सत्ता पाना एक मजबूरी थी, लेकिन सत्ता की अपनी मजबूरियां होती हैं, उसकी वजह से समाजवादी आंदोलन भ्रष्ट होता गया। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हमारी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक थी सोशलिज्म एंड पावर। जी। सोशलिज्म स्थापित करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, लेकिन पावर को ग्रहण करने के क्रम में बहुत सारे आदर्श नष्ट होते चले जाते हैं, तो उसके ऊपर वो था। फिर उसी समय ऐसे ये तो प्रक्रिया सारे संसार की थी, लेकिन भारत में बिहार को लेकर के एक विवाद शुरू हुआ था कि बिहार के पिछड़ापन का एक बड़ा कारण ये भी है
कि जो पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था का परिप्रेक्ष्य था, उसमें एक ये कॉलोनी के रूप में बिहार का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो मैंने पहले तो कॉलोनियल लूट की बात होती थी कि संसार के जो बड़े पूंजीवादी देश थे, उन लोगों ने संसार के कॉलोनीज़ का शोषण किया, उससे उनका विकास हुआ। मैंने कहा कि नहीं, एक देश के भीतर भी ये कॉलोनी और मदर कंट्री, इसका जो संबंध बन सकता है, उसको मैंने एक किताब लिखी, दी इंटरनल कॉलोनी। उसमें बिहार की अर्थव्यवस्था को हमने सामने रखते हुए बताया कि किस तरह से बिहार भी एक तरह से कॉलोनी की तरह, जो कुछ संपन्न क्षेत्र थे, बम्बई, कलकत्ता वगैरह औद्योगिक क्षेत्र, उन लोगों के विकास के लिए कॉलोनी की तरह रहा है। काफ़ी चर्चित वो पुस्तक हुई थी। तो इस तरह से एक के बाद एक समस्याएं आती गईं और उसका एक समाधान खोजने की मैंने कोशिश की जी। और इस सब को एक समाजवादी आंदोलन का संदर्भ। जी। तो वैश्विक दुनिया में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका या आदिवासी भाषाओं का जो क्या भविष्य है, और क्या भारत का भविष्य अंग्रेजी या विदेशी भाषाएं ही तय करेंगी? इस संबंध में आपका क्या मानना है? अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं का तो कोई भविष्य भारत में नहीं है। जी। लाख लोग कोशिश करें, क्योंकि अभी जो यहाँ का नेतृवर्ग है काफ़ी प्रभावित है पश्चिमी दुनिया से, लेकिन अंततः यहाँ की जो देसी भाषाएं हैं उसी के आधार पर देश का विकास होगा। और वो, लेकिन ये भी हमको समझना होगा कि कोई एक भाषा ये काम नहीं कर सकती। भारत ऐसे विशाल देश में जहाँ पर कि बहुत समृद्ध भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं। जी। मराठी है, बंगला है, जी। इस तरह से कई भाषाएं हैं और कुछ नए ढंग से विकसित होने वाली से बिहार के अंदर ही अब मगही, ये भोजपुरी, मैथिली, ये सब काफ़ी समृद्ध भाषाएं हैं। उनका अपना इतिहास रहा है, तो उनको इग्नोर करके हम नहीं बढ़ सकते हैं। उन भाषाओं की जो समृद्ध परंपरा है उसको भी अपने इस भाषाई विकास के साथ जोड़ना होगा, तभी भारतीय भाषा समृद्ध हो सकेगी। आपकी एक चर्चित पुस्तक है कास्ट सिस्टम मिथ रियलिटी चैलेंज, जो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के सवाल पर रोशनी डालती है। क्या है इस पुस्तक में? भारतीय जाति व्यवस्था पे आपका गहन अध्ययन है। आजकल जातीय जनगणना की मांग उठ रही है। क्या जातीय जनगणना भारतीय समाज की ज़रूरत है? एक समाजशास्त्री के रूप में आपकी क्या राय है इस संबंध में? मैं समझता हूँ कि सत्य कभी कभी खतरनाक मालूम हो सकता है, लेकिन सत्य का उद्घाटन तो होना ही चाहिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि जातियों के अतीत को जानने से कोई दुष्प्रभाव भारतीय समाज के ऊपर होगा। इसे जातीय ये जनगणना से लोगों को जानकारी होगी कि वास्तव में जो आज जातियाँ हैं उसमें कब कितनी पहले से उनका कितना प्रभाव था, ये सब कुछ आएगा। अब ये तो निर्भर करेगा कि उस जनगणना में किन तथ्यों पर जोर दिया जाता है। जी। उसमें लोगों की जो विषमता है उसको बढ़ाने की या उसको ज़्यादा महत्व देने की बात होती है, या इन विषमताओं के बीच में जो सबको एक सूत्र में बांधने वाली शक्तियाँ हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला जाता है। अब वो तो मालूम हुआ कि किस दृष्टि से सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन जो जातीय व्यवस्था के बारे में जो सत्य है वो तो लोगों के सामने आना चाहिए, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। और मैंने जो जाति व्यवस्था पर पुस्तक लिखी है उसका मूल उद्देश्य यही था कि अनेक विभिन्नताओं के बावजूद अंततः जितनी भी हम लोगों की जातियां हैं उन सब का उद्गम एक रहा है। जो अभी बहुत उच्च जातियां अपने को करती हैं
उनके भी दादा परदादा या उसके पहले के लोग वहीं से पैदा हुए हैं, निकले हैं, जिनको आज आप पिछड़ी जातियाँ कह रहे हैं। मूलतः वही उसमें हमने बतलाने की कोशिश की है जाति व्यवस्था वाली पुस्तक में। तो सत्य से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन सच्चाई का भी दुरुपयोग हो सकता है। तो ये इससे बचने की कोशिश होनी चाहिए कि जाति जनगणना का उपयोग इसके लिए नहीं होना चाहिए कि लोगों की विषमता को बढ़ाया जाए, बल्कि अगर अतीत में जाएंगे तो मालूम होगा कि कहीं ना कहीं ये जो जातियाँ हैं जो कभी अलग अलग दिखाई देती हैं, कहीं ना कहीं एक जगह से जुड़ी हुई हैं और उनकी एक समान परंपरा रही है। आपकी समाजवादी पृष्ठभूमि रही है। जेपी लोहिया के साथ भी आपने काम किया है, जिन्होंने जातिवाद पे प्रहार किया था। क्या आपको लगता है कि जातिवाद की जड़ें कमज़ोर हो रही है? समझता हूँ कि जातिवाद की जड़ें तो कमज़ोर हो रही और होंगी, क्योंकि खासतौर से जैसे से आधुनिक विकास हो रहा है, जीवन की जो ज़रूरतें हैं वो आदमी को मजबूर करती हैं कि अलग अलग वो कोटरों में बंट करके वो अपना विकास नहीं कर सकते हैं। परंतु अब एक बड़ा फैक्ट्री है, उसके अंदर अब अलग अलग महकमों में काम करने वाले विभिन्न जातियों के लोग हैं। अब वो सारा जो उनका ये कार्यकलाप होता है, वो जो उस मशीन और उसका जो व्यापक संदर्भ है उसके परिप्रेक्ष्य में निर्धारित होता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपनी जाति की बात को लेकर के वहाँ पर रखें। तो पूरी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो जाति की भिन्नता के बजाय जातियों के जो समान हित हैं उनको और उनके संबंध को ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए हम नहीं समझते हैं कि इससे बहुत कोई बड़ा प्रभाव हो पाएगा। भारतीय राजनीति में बढ़ते जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को आप कैसे देखते हैं? ये कुछ तो परंपरा से, ये तो आज जो जातियां हैं एकाएक पैदा नहीं हुई, इसके पीछे परंपराएं रही हैं। लेकिन इस बात को समझते हुए हमको जोर इस पर देना चाहिए कि सभी विभिन्नताओं के बावजूद अंततः ये सब जातियां एक रही हैं, इनका उद्गम एक रहा है और इनका भविष्य इसी पर निर्भर करेगा कि एक दूसरे से फिर मिल करके कैसे आगे बढ़ते हैं। बल्कि मेरी जो किताब जाति प्रथा है उसमें इसी पर जोर दिया गया है कि जो भिन्नताएं आज दिखाई देती हैं ये नई हैं। अंततः अगर हम पूर्व में जाएंगे तो पाएंगे कि ये सब अलग अलग दिखने वाली जातियों की जड़ें एक हैं और कहीं ना कहीं इन सबको मिल करके आगे बढ़ना है। वैश्विक स्तर पर भारतीय संदर्भ में पूंजीवाद और उदारीकरण का लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक संस्कारों और जनसंचार के माध्यमों पर कितना और कैसा असर डाल रहा है? उदारीकरण यानी 1991 के बाद भारतीय समाज में क्या मूलभूत बदलाव आए हैं? ये उदारीकरण भी बड़ा ही एक हास्यास्पद शब्द है। ये उदारीकरण तो वास्तव में समाज को उदार बनाने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि विषमता पैदा करके लोगों में कटुता और भिन्नता प्राप्त करने का उसकी पूरी प्रक्रिया है। इसलिए उदारीकरण तो वास्तव में आदमी को तोड़ने वाली व्यवस्था है। ये तो उदारीकरण नाम देते हैं, वास्तव में ये पूंजीवाद को खुली लूट की छूट देने की व्यवस्था है। इसको उदारीकरण आप कैसे कहेंगे? क्या भारतीय समाज बहुसंख्यवाद की तरफ बढ़ चुका है? इसके क्या दुष्परिणाम होंगे? बहुसंख्यवाद मैंने सोचा बहुसंख्यवाद। दुनिया में इस्लाम को लेकर आतंकवादी होने का जो नैरेटिव बन गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये सब तो तात्कालिक ही होता है। एक समय तो इस्लाम ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को, कम से कम ये उत्तर पश्चिमी जो एशिया है उस सब को एक सूत्र में बांधने का कोशिश की थी। और इस्लाम ने तो दुनिया के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया है, उनके अंदर
एक भ्रातृत्व का भाव पैदा किया है, इसलिए इस्लाम को कैसे आप दोष दें। ऐसे तो हर धर्म का, ईसाई धर्म जो कि ईसा मसीह जैसे महान आदर्शवादी आदमी से ये फैला, उसमें भी कट्टरता है और ईसाई धर्म का भी इस्तेमाल बाकी दुनिया के लोगों को दबाने और उनका शोषण करने में हुआ। अब अमेरिका में ही ये यूरोपियन लोग आए और वहाँ के लोगों को का दमन किया, और फिर ये सब ईसाई लोग थे, और अंततः फिर वो ईसाई धर्म में ही वहाँ पर एक जो दलित लोग थे, जो निग्रो लोग थे, उन लोगों का आंदोलन हुआ और ईसाई धर्म को ही लेकर के उन्होंने एक अलग रूप से एक फिर समरसता पैदा करने की कोशिश की। तो कोई भी बड़ा धर्म लोगों में विभाजन पैदा नहीं करता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या विश्व राजनीति में भारत अपना प्रभाव बना पा रहा है? इस पर आपका क्या राय है? वो भारत प्रभाव बनाए नहीं बनाए ये बहुत महत्व की बात नहीं है। हम समझते हैं कि दुनिया का भविष्य किसी एक धर्म या एक देश के प्रभाव से तय होने वाला नहीं है। धीरे धीरे दुनिया के सारे लोगों को ये मान के चलना होगा कि अंततः दुनिया के सभी मनुष्य का स्वार्थ एक है, और अपनी जो भिन्नताएं हैं उनको भूल करके, उनको इकट्ठा होकर के और समाज की समस्याओं का हल निकालना है। सरकार देश में एक तरफ विदेशी निवेश और बड़ी पूंजी को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ स्थानीय किसानों आदिवासियों के साथ टकराव बढ़ता जा रहा है। क्या यह आर्थिक नीति देश के लिए उपयोगी है? मैं तो एक समाजवादी होने के नाते ये मानता हूँ कि ये पूंजीवादी व्यवस्था कहीं भी समाज के लिए उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि इसके मूल में ही है बहुसंख्य लोगों का शोषण करके कुछ लोगों के हाथ में पूंजी और सत्ता सौंपना। तो इस व्यवस्था से तो कभी भी कोई समाज का कल्याण नहीं हो सकता। अंततः तो कोई समतावादी मूल्य को लेकर चलने वाला समाज ही आगे सब सारे लोगों को इकट्ठा कर पाएगा और उनमें एक समरसता पैदा कर पाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था विषमता पैदा कर कहीं चलती है। शुरू में हर फैक्ट्री के अंदर ही एक फैक्ट्री में ये विभाजन पैदा होता है, एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉई होता है, और ये मान के चला जाता है कि एम्प्लॉई लोगों का शोषण करके ही एम्प्लॉयर अपने पैसे को बढ़ा सकता है। ये तो पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर्निहित है लोगों का शोषण और लोगों का विभाजन। इससे कोई संसार का भला होने इसी से जुड़ता हुआ एक और सवाल है। एक दौर था जब सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बढ़ावा देती थी, राष्ट्रीयकरण पर जोर देती थी, लेकिन अब इसके ठीक विपरीत सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर विनिवेश की नीति अपनाई जा रही है। क्या अब निजीकरण या पूंजीकरण की आर्थिक विकास का अंतिम विकल्प? ऐसा तो नहीं है, लेकिन शुरू में जब राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर नीचे के तबके का प्रभाव था, इसलिए क्योंकि जो राष्ट्रीय नेता थे उनके लिए ज़रूरी था कि देश के जो पिछड़े गरीब लोग हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ें, और इसलिए एक समता की नीति लेकर के चलना पड़ा। जैसे कांग्रेस में ही शुरू में उस तरह का एक समतावादी दृष्टि नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें वो गांधी जी का प्रभाव आया और इस तरह से बढ़ा। तो आज जो दृष्टि है जो कि लोगों को फिर विषमता की तरफ ले जा रही है, उससे तो कभी कल्याण नहीं होगा और उससे लोग एक भी नहीं हो पाएंगे। आज जो बहुत तरह के झगड़े हैं उस सब के पीछे भी कहीं ना कहीं इस तरह के आर्थिक स्वार्थ जुड़े हुए हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों में क्षमता पैदा करके और झगड़ा तकड़ा हर जगह बढ़ा रहे हैं। जी, आप गांधी जी और जयप्रकाश जी के स्वराज को करीब से जानते हैं।
क्या भारत की राजनीति में स्वराज की मूल भावना बची है? देश को सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है? आपकी समझ इसमें क्या है? मेरी समझ क्या है इसके लिए, तो हमारे देश में महात्मा गांधी हुई, हम लोगों का सौभाग्य है। हम समझते हैं कि संसार भर के लोगों के लिए उन्होंने जो कुछ मूल्य स्थापित किए हैं, अगर उसको लेके भारत चले तो भारत का भला होगा, संसार का भी भला होगा। अब वो तो एक ऐसे व्यक्ति थे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उनकी मृत्यु के बाद कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां इस पर विश्वास नहीं करेगी कि सचमुच में इस तरह का आदमी धरती पर रहा होगा। और ऐसे ही उसने नहीं कहा था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत बड़े चिंतक थे। तो और तो पश्चिम में इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो ऐसे लोगों ने जब गांधी जी को इतना महत्वपूर्ण माना, ऐसे काल में जबकि भारत अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहा था, तो हमको मान के चलना होगा कि उनकी दृष्टि में कुछ ऐसी विशेषता थी जो कि सारे संसार भर के मनुष्यों को अपनी तरफ आकर्षित करती। जी, एक सवाल यह है, जब सोवियत रूस का विघटन हुआ था तब कहा जाता था कि मार्क्सवाद का अंत हो गया। अब दुनिया ने अमेरिकी प्रभुत्व वाले वैश्वीकरण का वही दौर देखा। इस दौर में जहां गैर बराबरी बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर इराक, अफगानिस्तान, सीरिया युद्ध भी हुए, तो क्या पूंजीवाद भी असफल हो चुका है? पूंजीवाद तो शुरू से ही एक विषमता पैदा करने वाली व्यवस्था थी। उसके अंदर कोई भी व्यवस्था जो आदमी आदमी के बीच में खाई पैदा करे, झगड़ा पैदा करे, वो आदर्श नहीं हो सकता है। उसको आज न कल तो ध्वस्त होना ही है। अब क्या स्थान उसका कौन सा व्यवस्था लेगी कहना मुश्किल है। एक बार समाजवाद की चर्चा हुई थी। समाजवादी आंदोलन के अंदर ही सोवियत यूनियन वगैरह की स्थितियाँ आई, उसकी वजह से ये चीज़ बहुत दूर तक जा नहीं पाई। लेकिन अंततः हम समझते हैं कि ये तो मान करके चलना होगा कि बुनियादी तौर से आदमी बराबर है, और इस बराबरी को तोड़ने वाली कोई भी जो व्यवस्था होगी वो आदमी को संतोषप्रद जीवन नहीं दे सकती। जी, वर्तमान में रूस युद्ध को आप कैसे देखते हैं? क्या नाटो देश अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, जिसके विरोध में रूस अपना पक्ष रख रहा है? क्या विश्व राजनीति का ध्रुव आने वाले समय बदलने वाला है? नहीं, वो तो रूस की क्रांति के बाद एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना हुई थी, और वो हुई थी लेनिन के द्वारा प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनलिटीज। वहाँ की जो नेशनलिटीज थी, जो छोटी छोटी मैंने अलग अलग समूह थे, उनकी आज़ादी और स्वायत्ता का नारा लेनिन ने दिया था। उसका बहुत प्रभाव हुआ था। और जो नेशनल, चूँकि रूस एक विशाल देश था, साम्राज्य था, लेकिन बहुत सारी नेशनलिटीज़ को लेकर के वो बना था। जैसे भारत भी ऐसे बहुत सारी नेशनलिटीज़ को लेकर बना है। लेकिन स्टालिन के आने के बाद तानाशाही हुई, तो वो जो अलग अलग ये नेशनलिटीज़ थे, उनकी स्वायत्ता ख़त्म हो गई थी। कुछ अवशेष उसके फिर भी उसकी संरचना में थी। और अभी जो रूस में घटना हुई है, वो हुई है कि जो लेनिन ने नेशनलिटीज़ का जो सिद्धांत किया था कि नेशनलिटीज़ को की आज़ादी होनी चाहिए, उसको उलटने की प्रक्रिया है। जो अवशेष नेशनलिटीज़ के स्वायत्ता की थी, उस सबको मिटाने की कोशिश हुई, और उसी में अभी जो घटना हो रही है उसमें हुई है। एकीकरण, एक केंद्रित शासन के भीतर सारी नेशनलिटीज़ को दबाने की जो प्रक्रिया थी, उसी की परिणति अभी ये हम देख रहे हैं। तो अब अंतिम सवाल जो है, युवा जो है देश को बदल सकते हैं, देश में क्रांति ला सकते हैं, सामाजिक समरसता पैदा कर सकते हैं,
युवाओं के नाम आप कुछ संदेश देना चाहें तो आप बताएं, जो आज के युवा पीढ़ी हैं। जी आपने जो कहा कि समरसता दे सकते हैं, प्रायिकता दे सकते हैं, प्रगति दे सकते हैं देश को युवा के लिए, तो सही है। असल है कि युवा को अपनी शक्ति को पहचानना होगा और उसकी जो जवाबदेही होगी उसको उठाने के लिए तैयार होना होगा, तभी देश का भविष्य होगा। जब तक युवा अपने इस आदर्श को नहीं पहचानेंगे तब तक देश का कोई भविष्य नहीं है। अगर युवा भी जो बनाई व्यवस्था है उसमें उलझे रहे और सिर्फ निजी स्वार्थ की बात सोचते रहे तो फिर देश का कोई भविष्य नहीं है। युवाओं को उनकी जो नैतिक जवाबदेही है उसको समझना होगा और उसके लिए जो बोझ उठाने की ज़रूरत है वो बोझ उठाने की तैयारी के साथ आगे आना होगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो मित्रों, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, चमेला कुटीर मनिका, ज़िला मुजफ्फरपुर, यहाँ हम आज पहुँचे थे और एक ऐसे समाजशास्त्री से आपको मिलवाए जिनका एक लंबा अनुभव रहा। जेपी आंदोलन से लेकर तमाम आंदोलनों में इनकी भागीदारी रही और 8 खंडों में जो किताब है उसमें तमाम बातें हैं इनकी। और जो हम एक एपिसोड के तहत ये चाहते हैं कि इस तरह के समाजशास्त्री को आपके सामने लाएं और उनसे बात कराएं। इनकी आयु भी 94 साल की हो गई है और इस अवस्था में भी जिस तरह से ये पूरे समाजवाद को बता रहे हैं, जिस तरह से देश दुनिया के बारे में बता रहे हैं और युवा पीढ़ी को भी जो इन्होंने संदेश दिया है, यह हम लोग को करने पे ही एक बेहतर समाज, सुसभ्य समाज और सुसंस्कृत समाज का निर्माण हो पाएगा। फिर अगली कड़ी में हम इसी तरह के किसी समाजसेवी से, समाजशास्त्री से मिलवाएंगे जिससे कि हम सीख पाएँ और एक बढ़िया समाज का निर्माण कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।